हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो लगातार हम एक सीरीज चला रहे हैं। उसी में ये अगली वीडियो है। पिछले यानी काफ़ी दिनों से लगातार आपके लिए यूपीएसआई के हिंदी की क्लासेस लगातार चलाई जा रही हैं। जितने भी अभ्यर्थी यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इन वीडियो को लगातार जरूर देखें। और साथ के साथ यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का, तो इन वीडियो को भी जरूर देखें। और आपको बता दें कि प्रॉपर हमने बेसिक से पढ़ाना शुरू किया है। यदि आपने अभी बीच में ही देखना शुरू किया है तो बेसिक की भी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हमने बिल्कुल यानी व्याकरण बिल्कुल निचले स्तर से पढ़ाना शुरू किया, जिससे यानी अभ्यर्थी को अच्छे से समझ में आए और वो आसानी से अपने प्रश्नों को कर पाएँ अपने यानी एग्जाम में। तो आप सभी वीडियो को जरूर देखें। और साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे जो मेन यानी आपके लिए ज़रूरी है वो ये है कि यदि यूपीएसआई से संबंधित कोई भी नोटिस जारी हुआ या कोई भी इन्फॉर्मेशन आई तो आपको सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्राप्त होगी। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ के साथ जो हम वीडियो बनाते हैं उसे जैसे ही हम अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं आपका पहला प्रश्न। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाच्य? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कर्म एवं कृतवाच्य, ऑप्शन सी कृतवाच्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका सी कृतवाच्य। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाच्य है? तो कृतवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है। और आपको बता दें कि आप कृतवाच्य कैसे पहचानेंगे। तो क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। उसे कर्तवाच्य कहते हैं। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आप जैसे ही कृतवाच्य का कोई यदि एग्जाम्पल आता है या कृतवाच्य की कभी डेफिनेशन के बारे में यदि पूछा जाता है तो क्रिया के जिस रूप से यानी कर्ता की प्रधानता का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। तो ये आपको क्या है ध्यान रखना अच्छे से। और एक और चीज़, आप जब भी ये वीडियो देखें तो एक यानी कॉपी और एक पेन साथ लेके बैठें, क्योंकि कॉपी पेन साथ होने से इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अपनी नोट में लिखते जाएं और ये जो डेफिनेशन कराते हैं ये भी लिखते जाएं, जिससे आप बाद में भी रिवीजन कर पाएंगे। एकदम अच्छे से अपना एक नोट्स बनाते जाएं, जिससे क्या है कि आप आसानी से बाद में भी रिवीजन कर पाएंगे। इसलिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कर्तवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी कर्तवाच्य। राम किताब पढ़ता है, यानी कौन किताब पढ़ता है? तो राम। क्या होगा? कृतवाच्य होगा। और पहचाने कैसे से कि कृतवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिसमें यह बोध होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का
करता है। यानी क्रिया जो व्यक्ति मतलब क्रिया कर रहे हैं या जो व्यक्ति मतलब क्रिया कर रहे हैं, तो वो जो क्रिया है उसका सीधा सीधा किसके लिए यानी उद्देश्य वो कर्ता के बारे में जैसे बताते हो, कर्ता पर ही क्या करती है यानी निर्भर रहती है। यानी कर्ता ही क्या होती है, कर्ता ही प्रधानता होता है। क्या होता है, प्रधानता किसकी होती है, कर्ता की होती है। तो ये किस में आता है, तो कृतवाच्य में आता है। क्रिया के इस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह बोध होता है कि वाक्य का उद्देश्य यानी किस पर, कर्ता को ही यानी कर्ता पर ही निर्भर है। उसे क्या कहते हैं, उसे आपका कृतवाच्य कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, वाच्य क्या है। ऑप्शन क्रिया का रूपांतरण, ऑप्शन बी कर्म का रूपांतरण, ऑप्शन सी कर्ता का रूपांतरण या ऑप्शन डी सभी ये हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एक क्रिया का रूपांतरण। वाच्य क्या है, तो क्रिया का रूपांतरण है। और आपको बता दें कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म या भाव की प्रधानता का बोध कराने के लिए क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। और वाच्य कितने प्रकार के हैं, वाच्य 3 प्रकार के हैं। कितने, 3 प्रकार के हैं। पहला वाच्य है कर्तृवाच्य। उसके अलावा आपका है दूसरा है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के बाद है भाववाच्य। तो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के वाच्य हैं। वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म या भाव की प्रधानता का बोध कराने के लिए क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। वाच्य कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। ऑप्शन ए, उससे खाना नहीं खाया गया। ऑप्शन बी, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ऑप्शन सी, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। ऑप्शन डी, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। यानी निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, तो बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें कर्मवाच्य नहीं है। अब जैसे आप पहचानेंगे कैसे कि कर्मवाच्य है या नहीं है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, अर्थात मुख्य बिंदु कर्म हो, उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। अभी जैसे आपका ये सेंटेंस है, उससे खाना नहीं खाया गया। तो यहाँ पर जैसे उससे खाना नहीं खाया गया, तो जो यानी क्या नहीं काम किया गया, यानी खाना को नहीं खाया गया। तो यहाँ पर जो काम करना है वो खाना होगा। उसके अलावा छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो यहाँ पर जो पुस्तक है ये क्या है, यानी
एक कर्म किया गया है, क्या कि पुस्तक को पढ़ा गया है। वैसे दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना मांगी गई, यानी जो दोषी व्यक्ति था उसने क्या किया कि यानी क्षमा मांगी, तो उसने क्या कर्म किया कि क्षमा को मांगा। अब बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई ये कर्म नहीं है कि मतलब वो एक इमोशन है, क्या एक इमोशन है, ना कि वो कोई कर्म कर रहा है। तो वो ऐसे क्या है कि अभी आप तेज हंसेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि वो खिलखिला कर या मतलब उसे बोल सकते हैं, तो ये एक इमोशन है। और ऊपर वाले तीनों में क्या है, तो वहाँ पर कर्म को स्पष्ट बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कर्तवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य वाच्य, ऑप्शन डी भाववाच्य। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए कर्मवाच्य। क्या होगा, कर्मवाच्य सही होगा। और आपको बता दें कर्मवाच्य को आप पहचानें कैसे, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो, क्या हो, कर्म की प्रधानता हो और क्रिया का सीधा संबंध, और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो, किससे हो, कर्म से होता है, कर्मवाच्य कहलाता है, कर्मवाच्य कहलाता है। आपको ध्यान रखना है क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो, कर्मवाच्य कहलाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुषों की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है। ऑप्शन ए भाववाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य और भाववाच्य, ऑप्शन सी कर्मवाच्य, ऑप्शन डी कर्तवाच्य। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए भाववाच्य। अकर्मक धातु में बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है, तो भाववाच्य होता है। क्या होता है, भाववाच्य होता है। यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग एक वचन में होने वाला परिवर्तन कर्ता एवं कर्म दोनों ही के अनुसार नहीं हो, कर्ता एवं कर्म दोनों के अनुसार नहीं हो। क्या नहीं हो, कर्ता एवं कर्म के अनुसार नहीं हो, बल्कि भाव के अनुसार हो, बल्कि भाव के अनुसार हो। किसके अनुसार हो, भाव के अनुसार हो, उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। आपको ध्यान रखना है यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग एक वचन में होने वाले परिवर्तन को कर्ता एवं कर्म दोनों पर यानी के अनुसार नहीं हो, बल्कि भाव के अनुसार हो, तो उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। ये आगे आपको ध्यान रखना है। कृपया आगे वीडियो देखने से पहले यदि आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितनी भी आपकी यूपीएसआई से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, और साथ के साथ अपनी जो वीडियो हम ये अपलोड करते हैं उसकी भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाया करेगी, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी अकर्मक क्रिया। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी अकर्मक क्रिया। भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दें, लिंग, वचन और पुरुष के कारण क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे वाच्य कहते हैं। और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे जाए तो आप बहुत ही आसानी से बता पाएंगे कि वाच्य होते क्या हैं। तो वाच्य आपको तुरंत बताना है, लिंग, वचन और पुरुष के यानी कारण क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, आम खाया जाता है इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए भाववाच्य, ऑप्शन बी क्रियावाच्य, ऑप्शन सी कृतवाच्य, ऑप्शन डी कर्मवाच्य। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी कर्मवाच्य। आम खाया जाता है इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कर्मवाच्य है। आप पहचानेंगे कैसे कि ये कर्मवाच्य है या नहीं है? तो यानी इसमें आपको पता चलेगा क्रिया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। क्या हो? कर्म की प्रधानता का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। और आपको बता दें, आपसे हम बार बार एक ही बात कहेंगे कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इन यानी प्रश्नों को और जो ये हम समझा रहे हैं इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। जितने भी आपको प्रश्न पता नहीं है, जितने भी प्रश्नों की डेफिनेशन नहीं पता है, जितने प्रश्नों के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएं, जिससे आप बाद में रिवीजन कर पाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता? ऑप्शन क्रिया के घटित होने का समय, ऑप्शन बी क्रिया का सामान्य रूप, ऑप्शन सी क्रिया का मूल रूप, ऑप्शन डी क्रिया का पूर्ण रूप। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका क्या सही होगा? ऑप्शन ए क्रिया के घटित होने का समय। निम्नलिखित में से यानी क्या काल कहलाता है? तो क्रिया के घटित होने का समय क्या कहलाता है? काल कहलाता है। अब आपको बता दें, व्याकरण में क्रिया के घटित होने के समय को काल
कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? काल के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है आपका वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा है आपका भूतकाल। तीसरा आपका है भविष्य काल। कितने? यानी 3 काल होते हैं। व्याकरण के यानी व्याकरण में क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। और काल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मुझसे अब नहीं चला जाएगा इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कृतवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही है, ऑप्शन सी भाववाच्य। मुझसे अब चला नहीं जाएगा, ये किस तरह का प्रश्न है, यानी उत्तर है इसका, तो होगा ये भाववाच्य होगा। क्या होगा? भाववाच्य। अब आप पहचानेंगे कैसे? क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं। उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो। किसकी? यानी क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं? यानी भाववाच्य कहते हैं। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए यदि आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपको लगातार जुड़े रहने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी UPSI से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी, चाहे वो एग्ज़ाम को लेकर हो, चाहे आपके जैसे फॉर्म को लेकर हो, जो भी आपकी अपडेट होगी सबसे पहले आपको अपने इस YouTube चैनल पर मिलेगी। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ जुड़े रहें। क्यों? क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तभी आपको पता चलेगा, और आप लगातार अपने इस यानी YouTube चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि जो हम आपको ये प्रश्न करा रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इसी तरह के आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आपको बता दें कि आपके जो ये यानी हिंदी के प्रश्न है, ये आपके 40 प्रश्न आएंगे जो आपके 100 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 100 नंबर के होंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि यदि आपको 100 नंबर लाने हैं, 100 में से यानी 95+ नंबर लाने हैं, या जितने यानी 100 नंबर के, तो 100 भी नंबर आपके आ सकते हैं यदि आपकी तैयारी अच्छी हो। तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब कितने नंबर ला सकते हैं। अभी आप यानी पूरे दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हमारे मतलब फुल में फुल नंबर आ जाए, तो ये नामुमकिन है। आपको टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा, साथ के साथ अपनी तैयारी में और यानी बदलाव लाना पड़ेगा जिससे एक अच्छा स्कोर बन सके। और साथ के साथ आपको सही और सटीक जगह अपनी पढ़ाई करनी होगी जिससे आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के आसपास में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और 3 महीने के आसपास में यदि आपका एग्ज़ाम होगा तो आपकी तैयारी उस टाइम तक यदि अच्छी करनी है इतने कम समय में, तो आपको सही और सटीक जानकारी पढ़नी होगी। क्यों? क्योंकि पढ़ने को बहुत सी किताबें हैं, बहुत से राइटर ने अलग अलग किताबें यानी लिखी हैं। तो आपको क्या है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ सीखने के लिए सही और सटीक जगह यानी जुड़ना होगा, जो अपने इस YouTube चैनल पर सही और सटीक यानी जानकारी दी जाती है। इसलिए अभी और तुरंत जुड़ें और अपनी तैयारी में और अच्छा बदलाव लाएं। धन्यवाद।